गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपने पढ़ा था ठोसों की दरों में विलेयता, जो अपना लास्ट टॉपिक था। आज अपने स्टडी करेंगे गैसों की दरों में विलेयता। कोई भी गैस है उसकी दरों के अंदर कितनी घुलनशीलता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे अपने। आपको कोई एग्जांपल याद हो कि गैस दरों में घुलती हो? अपने सब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या घोली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी कोका कोला, पेप्सी, मरिंडा जो भी फ्लेवर पीना होता है वो फ्लेवर डाल दिया जाता है मीठे के लिए। और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो तीखापन होता है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होती है। इसके अलावा जलीय जीव हैं, उनको ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए चाहिए, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली होती है, घुल जाती है, आपको पता है घुलनशील है, और उस घुलनशील ऑक्सीजन को ही वो श्वास के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे गैसों की किसी द्रव के अंदर विलेयता। किसी भी गैस का द्रव में घुलना द्रव के द्वारा गैस का अवशोषण कहलाता है। कोई भी गैस जब किसी द्रव में घुलती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि द्रव ने गैस का अवशोषण कर लिया है। द्रव के अंदर गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। कोई भी गैस है उसकी द्रव में विलेयता को किसके द्वारा दर्शाएंगे? अपने अवशोषण गुणांक के द्वारा दर्शाएंगे। तो अब अवशोषण गुणांक की परिभाषा पढ़ेंगे, क्या होती है। एक फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए एक फिक्स टेम्परेचर दैट मीन निश्चित ताप पर वायुमंडलीय दाब कह दो चाहे एक एटमॉस्फेयर दाब कह दो, क्योंकि वायुमंडल दाब कितना होता है ओपन सिस्टम में, तो इसलिए एक एटमॉस्फेयर होता है। तो निश्चित ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर किसी भी विलायक के इकाई आयतन में, किसी भी विलायक के इकाई आयतन में, दैट मीन 1 ml ले सकते हैं आप इसको, उस इकाई आयतन के अंदर गैस के जितने भी ml घुले होंगे, दैट मीन गैस का घुला हुआ आयतन ही क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। फिर देखो, निश्चित ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस के आयतन को अवशोषण गुणांक अल्फा कहते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, कोई टेम्परेचर फिक्स बता रखा है, एक वायुमंडल दाब पर किसी गैस की विलेयता ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो दिए गए अवशोषण गुणांक को, उस गैस के अवशोषण गुणांक को 22.4 से भाग दे देते हैं। तो आप सभी को पता है कि मानक ताप दाब जो NTP लिखा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दैट मीन 1 एटमॉस्फेयर दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर। किसी भी गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। तो अवशोषण गुणांक को 22.4 से अपने डिवाइड कर देंगे। जब भी कोई गैस किसी विलायक के अंदर घुलती है, चाहे वो कम घुले चाहे ज़्यादा घुले, जब विलायक के अंदर कोई विलय आ जाए तो क्या बन जाता है? विलयन। तो बना हुआ विलयन आपका कौन सा होता है? वास्तविक विलयन कहलाता है, ठीक है। सभी गैसें जो हैं जल के अंदर या किसी विलायक के अंदर जितना भी घुलेंगी, तो घुलने के पश्चात जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को अपने वास्तविक विलयन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि द्रवों में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी द्रव के अंदर गैस की जो विलेयता है, कम घुलेगी ज़्यादा घुलेगी, ये किन फैक्टर के ऊपर आधारित है? पहला फैक्टर है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। गैस कैसी है? यदि किसी विलायक के अंदर घुलने वाली गैस ऐसी है कि वह विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बना दे या विलायक में जाने के पश्चात आयनों में टूट जाए, तो वो गैसें विलायक के अंदर ज़्यादा घुलनशील होती है। वापिस फिर, जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना दें या विलायक में जाकर आयनों में टूट जाए, जब वो आयनों में टूट जाएगी तो विलायक के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अंतरक्रिया स्टार्ट हो जाएगी आकर्षण बल की, तो इसलिए ये गैसें अधिक घुलनशील होगी। एग्जाम्पल है अमोनिया। बेंजीन और पानी की तुलना करें तो अमोनिया बेंजीन की तुलना में पानी में ज़्यादा घुलनशील है, क्योंकि पानी के साथ अमोनिया गैस जुड़कर क्या बना देगी? अमोनिया
प्लस वाटर, जैसे ही वाटर में जाएगी ये तो ये क्या बना देती है, NH4OH बना देती है। क्या बना देती है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी ढंग से आप लोगों ने तेजाबी वर्षा सुनी है, अम्लीय वर्षा, तो SO2 गैस जल के साथ मिलकर क्या बना देती है, H2SO4 बना देती है। HCl गैस पानी में प्रोवाइड करने पर HCl लिक्विड, द्रव HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें पानी के साथ क्रिया करके नए यौगिक बना रही हैं, बेंजीन में ऐसा नहीं करती, इसलिए इनकी विलेयता बेंजीन की तुलना में जल में अधिक होगी। नेक्स्ट जो आप छोटी क्लासों से पढ़ के आते हो अपने श्वसन क्रिया के अंदर की, ऑक्सीजन जैसे अपने सांस लेते हैं, ऑक्सीजन नाक के द्वारा होती हुई फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के अंदर वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है। तो ये कहते हैं ऑक्सीजन रुधिर में जल की तुलना में अधिक विलेयशील है। मतलब पानी और ब्लड के साथ तुलना करें ऑक्सीजन की कि किसमें ज़्यादा विलेयशील है ऑक्सीजन, तो वो ब्लड में ज़्यादा विलेयशील है। ऐसा क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाती है। तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ क्रिया करके यौगिक बना रही है, जबकि पानी के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती। इसलिए ऑक्सीजन क्या आती है, रक्त के अंदर पानी की तुलना में ज़्यादा घुलनशील है। नेक्स्ट है विलायक की प्रकृति। विलायक कैसा है? यदि गैस ध्रुवीय हैं, जैसे SO2 गैस, HCl गैस, ध्रुवीय गैसें कौन सी होती हैं? वे गैसें जिनके परमाणुओं की विद्युत ऋणता, वो गैस जिन परमाणुओं से मिलकर बनी है उनकी विद्युत ऋणता में अंतर हो तो वो ध्रुवीय गैस कहलाती हैं। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में अधिक विलयशील होती हैं। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर ज़्यादा विलयशील होती है। HCl गैस की बात करते हैं तो H और Cl दोनों परमाणुओं की विलयनता में अंतर है, इसलिए HCl गैस कैसी होगी? HCl का जो ये अणु है कैसा होता है? ध्रुवीय अणु होता है, इसलिए गैस कैसी होगी? ध्रुवीय गैस है। तो पानी और बेंजीन की तुलना करें तो जल क्या है? ध्रुवीय है, जो कि बेंजीन क्या है? अध्रुवीय है, इसलिए HCl गैस जल में ज़्यादा घुलनशील होगी बेंजीन की तुलना में। नेक्स्ट है गैस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gases। solubility और टेम्परेचर एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होते हैं, अर्थात solubility एंड टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि ताप को बढ़ाया जाए, देन solubility डिक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और यदि इसका रिवर्स करें अर्थात टेम्परेचर को डाउन करें तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव के अंदर घुली हुई गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस द्रव से गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर विलायक में गैस की विलेयता कम हो जाती है। जैसे कि ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती जाती है? सोल्युबिलिटी किसी गैस की डिक्रीज होती जाती है। अतः क्वथनांक पर अर्थात एट बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव में गैस की सोल्युबिलिटी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, कि किसी भी द्रव को यदि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया जाए तो उस समय उस द्रव के अंदर किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी? न्यूनतम होगी, कम से कम होगी। गैसों का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक प्रक्रम होता है। अतः जब भी कोई गैस द्रव में घुलती है तो ऊष्मा मुक्त होगी, जिसके कारण विलयन का ताप बढ़ जाता है। तो लाशाक्लीय के अनुसार ताप बढ़ाने पर किसी भी गैस की विलेयता घटेगी। लाशाक्ली ने क्या कहा था कि जब एक बार साम्यावस्था स्थापित हो जाए तो उसके पश्चात यदि कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर लगाया जाए तो साम्यावस्था उस ओर खिसक जाती है
उस तरफ विस्थापित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, जिस तरफ जाने पर लगाया गया प्रभाव समाप्त हो सके। अतः जब ताप बढ़ा दें, विलयन का बाहर से अपने ताप बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था डिस्टर्ब होगी और साम्यावस्था उस ओर खिसकेगी जिस तरफ जाने पर विलयन का ताप घट सके। तो अर्थात गैस का द्रव में घुलना कम हो जाएगा, क्योंकि घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए गैस क्या होगी, कम घुलेगी। जब कम घुलेगी तो ऊष्मा भी मुक्त कम होगी, अर्थात गैस की विलेयता घट जाती है। परंतु हाइड्रोजन तथा हीलियम के घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इन दोनों गैसों के लिए जब भी ये किसी द्रव के अंदर घुलती हैं तो ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अतः ताप बढ़ाने पर इन गैसों की विलेयता घटने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर विंटर की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए गैसीय अणुओं की गति भी क्या होगी, फास्ट होती है। जलीय प्राणियों तथा पौधों के लिए अर्थात एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कारखानों से नदियों में जब हॉट वाटर डाला जाता है तो नदियों के पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे उस पानी में ऑक्सीजन की सोलबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जलीय प्राणी तथा पौधे वार्म वाटर की जगह कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्ट होते हैं। नेक्स्ट है द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में यदि कोई अन्य पदार्थ उपस्थित होता है तो गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे CO2 की विलेयता जल की तुलना में नमक के जलीय विलयन में कम होगी। तो अर्थात द्रव के अंदर, विलायक के अंदर कोई भी विद्युत अपव्यय या कार्बनिक पदार्थ मिला होगा तो उसकी उपस्थिति में किसी भी गैस की विलेयता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलबिलिटी ऑफ गैस। तो किसी भी गैस की सोलबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात दाब बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर सोलबिलिटी भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और यदि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सोलबिलिटी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसी गैस के विलयन के संपर्क में उस गैस को रखने पर दो प्रावस्थाएं दिखाई देती है। लोअर प्रावस्था गैस के द्रव में विलयन को, जबकि अपर प्रावस्था गैस को दर्शाती है। गैसीय प्रावस्था से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर तथा सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल गैसीय प्रावस्था की ओर गति करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के पश्चात साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, अर्थात सॉल्यूशन में से गैसीय मॉलिक्यूल के आने और जाने की दर बराबर हो जाती है। अब पिस्टन को दबाने पर अर्थात दबाव बढ़ाने पर एकांक आयतन में गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप द्रव की सतह पर या विलयन की सतह पर टकराने वाले गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ेगी या टकराने की दर इनकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण गैस अब और ज़्यादा मात्रा में विलयन के अंदर या द्रव में घुलेगी। इसके विपरीत दाब को घटाने पर एकांक आयतन में गैसीय अणुओं की संख्या कम होने के कारण द्रव की सतह पर टकराने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, जिससे गैस की विलेयता कम हो जाएगी।